अब आई मेरी आवाज? यस सर। यस यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? आपकी आवाज मुझे सुनाई देती है लेकिन मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देती। तो पता नहीं सर। आप जो बोलते हो ना वो मुझे क्लियर सुनाई देता है सब, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती। कोई बात नहीं, चलो अभी शुरू करते हैं सपनों के से दिन, जिसके लेखक है गुरदयाल सिंह। कहाँ पहुंचे थे याद है ना आपको? क्योंकि मेरा दोनों क्लास में शायद अलग अलग है, इसलिए मुझे ये में कहाँ पहुंचे थे? 22 पे। पेज नंबर 22, बराबर ना? चलो, तो आखिर में हमने पढ़ा था कि जो माँ बाप को टीचर जब मिलते हैं रास्ते में और टीचर कहते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो, तो वो कहते हैं कि वहां तो अभी तक वो अलिफ बे जिम च भी नहीं सीख पाया। अलिफ बे जिम च जो है ये वैसे तो उर्दू फारसी में इसको बोला जाता है अलिफ बे जिम च, मतलब क ख ग घ जिसे हम वर्णमाला कहते हैं वो है अलिफ बे जिम च, जिसे हम क ख ग घ वर्णमाला कहते हैं उसे वो अलिफ बे जिम च कहते हैं। वहीं से आगे बाकी था पेज नंबर 22 पे, वहीं से शुरू करता हूँ। रेडी हो ना सब? रेडी हो? शुरू करूँ? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, ऐसे बीच बीच में मैं पूछूं ना, जवाब देना, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सुन नहीं पा रहे और मैं बोलता जा रहा हूँ, ऐसा ना हो, इसलिए। चलो शुरू करता हूँ। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। लेखक कह रहे हैं कि मेरे आधे से ज्यादा जो मतलब ज्यादातर साथी जो है वो या तो राजस्थान के हैं या तो हरियाणा के। क्यों? वो मैंने आपको पहले ही बोला था चैप्टर की शुरुआत में। इन दो राज्यों से क्यों? क्योंकि वो आसपास के राज्य। उनके बराबर है। आसपास में। हाँ, क्योंकि पंजाब के बॉर्डर से सटे राज्य है ये राजस्थान और हरियाणा, इसलिए वहाँ के लोग वहाँ ज्यादा होते हैं। जैसे ये यहाँ पर गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा अगर आप घूमने जाओगे बाहर के राज्य वाले, तो आपको राजस्थान और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों बॉर्डर लगती हैं गुजरात को, तो ये तीन सबसे ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वो लोग जो है गुजरात में ज्यादा होते हैं। तो मतलब नजदीक के राज्य जो होते हैं वो काम धंधे के लिए बाजू के राज्य में ही आते हैं। तो यहाँ पर भी जो है लेखक कह रहे हैं कि राजस्थान या हरियाणा के ही सारे थे और आकर मंडी में, मंडी मतलब क्या होता है? बाजार। मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से ही थे जो लड़के लेखक के साथ खेलते थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। लेखक कह रहे हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तब हम उनकी बोली नहीं समझ पाते थे। क्यों? क्योंकि राजस्थान वाले राजस्थानी बोलते हैं, हरियाणा वाले हरियाणवी बोलते हैं, अलग अलग टोन होते हैं उनके, तो ज्यादातर वो बोली समझ में नहीं आती। बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था। नहीं, किसको मालूम है बोली किसे कहते हैं? बोली डायलेक्ट होते हो जो है ना, अंदर ही अंदर डायलेक्ट अलग अलग, एक भाषा के अंदर कितने सारे हो। अच्छा चलो, मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और मैं आपको पूछूं कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा, तो उसकी डेफिनेशन क्या दोगे आप? उसकी परिभाषा क्या दोगे? सर जो शुद्ध वर्णों से बना हो जिसका मीनिंग हो वो भाषा। गलत है एक दूसरे आयुष को है। समझाने करते हैं वो। अगर आपको कोई पूछे कि भाषा किसे कहते हैं तो भाषा की परिभाषा ये होनी चाहिए कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य आपस में
शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं भाषा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो उनके भाव है, उनके विचार है, उनका आदान प्रदान करना, मतलब कहना सुनना, आदान प्रदान करना, उसे कहते हैं भाषा। ये भाषा जो अपने भाव है, अपने विचार है, उसका आदान प्रदान करने का माध्यम है, उसे कहते हैं भाषा। लेकिन बोली अलग है। बोली की डेफिनेशन अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो बोली अलग है। बोली किसे कहते हैं? बोली जो है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। जैसे गुजरात है तो पूरे गुजरात में कहीं पे भी आप जाओगे बोली जाती है गुजराती, बोली जाती है गुजराती, लेकिन हर एक जगह टोन अलग होता है गुजराती बोलने का। आप महसाणा जाओगे तो महसाणी बोलेंगे, सूरत जाओगे सूरती बोलेंगे, अहमदाबाद जाओगे अहमदाबादी बोलेंगे, यहाँ हम काठियावाड़ी बोलते हैं। जूनागढ़ साइड जाओगे जामनगर हालारी बोलेंगे। तो ये क्या है? खेड़ा नड़िया जाओगे चरोतरी बोलेंगे, कच्छ में जाओगे कच्ची बोलेंगे। तो ये बोलियां हैं जो छोटे छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं, उसे बोलियां कहते हैं। जिसका क्षेत्र बड़ा होता है, एरिया बड़ा होता है, जो बड़े एरिया में बोली जाती है, उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे, तो बोली मतलब वो उनके यहाँ राजस्थान और हरियाणा में कुछ कुछ क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा है उसे कहते हैं बोली। वही बोलते थे जो लेखक के समझ में नहीं आती थी। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती। लेखक कह रहे हैं कि वो जो कोई कोई शब्द बोलते थे तो हम हंस पड़ते थे, और ये हकीकत है। जैसे गुजरात में ही है, गुजराती ही है, चलो ये तो अलग है, राजस्थानी और हरियाणवी की बात है, लेकिन गुजराती ही है। अहमदाबाद रहने वाले लोग जो है वो कभी कभी कोई शब्द बोलते हैं तो हम लोग उस पर हंसते हैं। कोई चरोतर में रहने वाला, खेड़ा नड़िया आनंद विद्यानगर में रहने वाला व्यक्ति है और बोलता है तो हम हंस पड़ते हैं। महसाणा वाला व्यक्ति है बोलता है तो हम हंसते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो शब्द जो है वो नए लगते हैं, भले है गुजराती तो भी। ऐसे ही लेखक कह रहे हैं कि कुछ कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आती। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि आप महसाणा जाओगे, महसाणा, पालनपुर, राधनपुर, पाटन, तो वहां पर है ना 5 को पौंच बोलते, पौंच, पानी को पौनी, पौनी पीऊ से बोलते हैं कि नहीं? ऐसा यस सर, वो ओ की मात्रा ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं गुजरात के अंदर। गुजराती है लेकिन थोड़ा टोन अलग आता है। सूरत जाओगे, सूरत वाले मैंने आपको बोला ना ट नहीं बोलते, वो ट की जगह ट बोलते। मैं वहाँ पे गएला बोल, हाँ, और ट बोलते हैं। तलवार बोलना है तो तलवार कहेंगे, तलवार। तू बोलना है तो वो कहेंगे टू। तू क्या गियो, तो क्या गए लो, तू क्या गए लो, ऐसे बोलते हैं। जैसे आनंद, खेड़ा, नड़िया, वो चरोतरी भाषा है, वो बोलते हैं तो वो भी अलग लगता है, वो भी बिल्कुल अलग लगता है। तो हमें लोग सहमत गए तो लोगों को मंगारियन का आकार बोलो, तो हमें तो आधा तो ऊपर से जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना पड़ता है कि बोला क्या। अभी मैंने बोला वो भी आपको ऊपर से गया होगा, हुआ ना ऐसा? सब फिर से बोलो ना। क्या फिर से बोले? जो बोला वो सब आप अलग ही भाषा में बोल। हाँ, वो चरोतरी है, अलग नहीं है, गुजराती ही है लेकिन टोन अलग है उसका। वो आनंद, खेड़ा, नड़ियाद, विद्यानगर, जो धर्मज, ये तारापुर वगैरह एरिया है ना, वो चरोतर है। वहां पर लोग जो है वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। बोलूं फिर से? चलो बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि हमें लोग को सहमत जो है तो लोगों को मंगरियन का आकार है बोलो, तो वो टोन बिल्कुल अलग है। आप कहीं पे भी जाओगे ना, रिक्शा वाला आएगा ना, तो रिक्शा वाला रुक के आपको क्या पूछेगा मालूम? चेपा जो भाई, चेपा जो भाई, चेपा जो भाई એટલે किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, ऐसे। तो पहले तो हम सोच में पड़ जाते हैं ये भाई साहब पूछ क्या रहे हैं,
बाद में पता चलता है थोड़ी देर ध्यान से सुनने पे कि वो पूछ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, इस तरह से। तो अलग अलग टोन है सबके, सभी जगह कहीं पे भी जाओगे आपको अलग। अहमदाबाद जाओगे आप तो अहमदाबाद में वैसे तो गुजराती क्लियर बोलते हैं, वो मस्त गुजराती बोलते हैं, लेकिन कोई कोई शब्द उनके होते हैं उस पर भी हमें कहीं हंसी आती है। कहीं हम खड़े होते हैं तो कोई आकर थोड़ो साइड मारे दिन बका મને પેન જવા દેજે, બકા તો વાતે વાતે આવે, गमे एवढा मोटा जरा साइड में रह बका। अब पहले सुनने पे ऐसा लगता है ये क्या कर रहा है बका बका, लेकिन वो उनका रेगुलर में है, वो ऐसे बात करते हैं। जैसे हम काठियावाड़ी बोलते हैं तो अहमदाबाद में वो समझ जाते हैं कि ये काठियावाड़ी है, तो वो हम पर हंसते होंगे। हम कोई कोई शब्द बोलते हैं तो वो हम पर हंसते होंगे। जैसे मोरबी वाले बात बात पर नहीं बोलते, अगर तू तो ये हंसतो नहीं काका, अब वो समझेंगे कि ये इतने छोटा है तो काका क्यों बोल रहा है, लेकिन ये नॉर्मल है। बात बात में मैं सुनता रहता हूँ, बात बात पे आता है, काका बीच में घुस ही जाता है कि नहीं? सही है कि गलत? यस। हाँ, वो सीधा ऐसे ही कहेंगे कि ये बात बात पे काका क्यों कहते हैं। यहाँ तो मैंने लेडीज भी देखी है, बात बात पे बीच में बोल जाती है काका, तो ऐसा लगता है कि ये लेडीज होने के बाद भी काकी बोलना चाहिए, काका क्यों बोलते हैं। तो जब जिसको पता नहीं है उसको ऐसा ही लगेगा। चलो वो एक बोली की बात है, ये तो बीच में आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो लेखक यही कहते हैं कि उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आते, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जब हम खेलते हैं उस समय हमें उनकी बातें जो है, बोली जो है, वो अच्छी तरह समझ में आ जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें खेलना होता है, तो ध्यान से सुनते हैं तो समझ में आ जाता है। क्योंकि उनको पता ही होता है कि ये खेल जो है, मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं तो पता ही होता है कि वो बोल रहे हैं कि बॉल आ रहा है पकड़, खेल रहा है तो वो कह रहे हैं कि भाई अब रन बना। तो कुछ कुछ जो है वो भले ऐसे समझ में नहीं आते, लेकिन जब वो खेल के दौरान बोले जाते हैं वो शब्द तो वो समझ में आ जाते हैं कि यही कहना चाहते हैं। जब इंग्लैंड और इंडिया की मैच होती है, अब इंडिया वाले जब हिंदी में वार्तालाप करते हैं तो इंग्लैंड वाले समझ तो जाते ही हैं कि ये कह क्या रहे हैं, क्योंकि वो गेम है, गेम के अंदर पता चल जाता है कि ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। बाकी नॉर्मली दूसरी बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन खेल के दौरान बोले जाने वाले शब्द जो है वो समझ जाते हैं लोग। ऐसे ही लेखक कह रहे हैं कि जब हम खेलते थे तो उनकी ये भाषा जो है, बोली जो है, वो हम समझ जाते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार, देखो यहाँ लोकोक्ति शब्द आया, ये भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, फिर भी अभी पूछ रहा हूं, अगर आपको याद हो तो बोलो, लोकोक्ति किसे कहते हैं? तो जो नाच है, क्या क्या? मैं समझा नहीं कुछ। सब मुहावरे में नाच नहीं होता है, लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। वो बराबर, वो तूने जो है अच्छा याद करके रखा है। जो मैंने आपको बोला था कि मुहावरा जो है हमेशा ना से खत्म होता है और लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। लोकोक्ति थोड़ी मुहावरे से लंबी होती है, मुहावरा थोड़ा छोटा होता है, लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि मुहावरा हमेशा ना से खत्म होता है। जैसे आग बबूला हो जाना, जमीन आसमान एक कर देना, ये ना से खत्म होने वाले सारे मुहावरे हैं। लेकिन लोकोक्ति क्या है कि अब पछताए से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये क्या है? एक लोकोक्ति है, ये एक लोकोक्ति है जो थोड़ी लंबी भी है और ना से खत्म भी नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं कि दूसरी याद नहीं आएगी लोकोक्ति। आपको याद है कोई लोकोक्ति? है किसको याद?
देखो फिर उसको ऐसा बोलेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होना, तो फिर वो आपको ऐसी थोड़ी लंबी वाली और बिना ना से खत्म होने वाली वो लोकोक्ति है। चलो वो तो जब हम मुहावरे वाला कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ बराबर है, वो लोकोक्ति है। तो यहाँ पर लिखा है कि पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार, मतलब असल में अर्थ होता है लोकोक्ति का। बेटा किसी का माइक ऑन है, इसको वापस आ रहा है, इसका भी माइक ऑन है, बंद कर दो। किया कि मैं कर दूं? हो गया ना? ठीक है सर नहीं हुआ है। जिसका भी ऑन है बंद कर दो। किसका ऑन है देखो तो। निष्ठा का। सर मेरा फोन निष्ठा हैंग हो गया है, नहीं हो कर पा रही हूँ। क्या? कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, चिंता मत कर, मैं कर देता हूँ, तू कुछ मत करना, वरना फिर लेफ्ट हो जाएगी तो दूसरी बार ज्वाइन नहीं कर पाएगी। मैं इधर से बंद कर देता हूँ। चलो हो गया। अब क्या है? यस। हाँ, तो यहाँ पर जो लोकोक्ति कहा गया है, इसका असल अर्थ होता है लोगों के मुंह से उक्त होने वाला, मतलब बोले जाने वाला, उसे कहते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति का असल मतलब क्या है? लोगों के मुंह से उक्त होने वाला, मतलब बोले जाने वाला। लोग जो उनके मुंह से बोलते हैं वो कहावत जैसा जो है वो है लोकोक्ति। तो यहाँ कहा गया है कि पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार ए खेडण दे दिन चार, कैसे कब बीत गए। ये खेडण दे दिन चार, ये एक लोकोक्ति, वो कह रहे हैं कि ये कहावत है हमारी, उसका मतलब होता है ये खेलने के दिन चार। ये जो खेलने के दिन है वो 4 दिन है, मतलब जो बचपन है बहुत छोटा, फटाफट बीत जाता है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि ये खेडन दे दिन चार कैसे कब बीत गए ये पता ही नहीं चला। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। स्कूल का कमरा मतलब जेल समझते थे लेखक और उनके दोस्त। वो कह रहे थे कि स्कूल का कमरा मतलब जेल है, और सब इसीलिए अपने माँ बाप के साथ जो भी काम उनको करा सकते थे, जो भी मदद हेल्प करा सकते थे वो कराने लगे। छोटे मोटे धंधे में बैठ गए, लेकिन स्कूल जाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और लेखक कह रहे हैं कि ये खेलने के दिन चार, मतलब जो ये छोटा सा बचपन है, खेलने के 4 दिन वो कैसे कब समाप्त हो गए पता भी नहीं चला। ना कोई स्कूल में पढ़ने गया, कि जहाँ अपने माँ बाप जो भी धंधा छोटा मोटा करते थे वो धंधा करने लगे, उसमें मदद करने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। क्यों, ऐसा क्यों? बोलो। अच्छा नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। बचपन में घास अधिक हरी मतलब हरी भरी, ग्रीनरी, और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, मतलब मन को छू जाने वाली, मन को मोह लेने वाली लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बचपन है, और बचपन हमेशा ऐसा होता है कि हर एक चीज आपको, जो अच्छी चीजें हैं वो बड़ी प्यारी लगती हैं।
दिखा भाई सबको? हाँ, क्योंकि बीच में ये कॉल आ जाता है ना तो फिर लोचा हो जाता है। चलो, मैं आपको ये कह रहा था कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक इसलिए लगती है क्योंकि बचपन के समय जब आपको कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको कोई दूसरा टेंशन नहीं है, उस समय आपको जो घास, हरी घास है वो ज्यादा हरी लगती है, सुगंध जो है फूलों की वो ज्यादा मनमोहक लगती है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, वो जिम्मेदारी आ जाती है, घर परिवार चलाना है, बहुत बाल बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे टेंशन होते हैं, उस समय वही घास है, उतनी हरी है, वही फूल है जिसकी उतनी सुगंध है, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रभाव आप पर नहीं डाल सकते जितना बचपन में डाल सकते हैं। ये एक मनोविज्ञान, एक साइकोलॉजिकल रीजन है ये। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले, मतलब 50 साल पहले, आधी सदी मतलब 50 साल, यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। ऐसा जो है वो 50 साल पहले कहीं पुस्तक के अंदर हमने पढ़ते समय ये जो है देखा था, परंतु आज तक याद है, आज तक याद है। क्यों? क्योंकि बचपन में वो चीज जो है दिमाग में बैठ गई। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा। बचपन में ये वाक्य जो है बड़ा प्यारा लगता था कि फूलों की सुगंध बहुत मनमोहक होती है, ये घास जो है बड़ी हरी होती है, अच्छी होती है, तो ये बचपन के अनुसार दिमाग को छू देने वाला था, इसलिए ये याद रह गया। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके सामने अच्छी बातें जो है वही बोलनी चाहिए, अच्छे कार्य ही करने चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है उसका दिमाग एकदम कोरा है, एकदम खाली है, वो पकड़ लेगा तुरंत। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, નાના બાળકોનું મગજ એટલે કોરી સ્લેટ, કોરી સ્લેટ એની ઉપર જે તમે લખશો એ લખાઈ જશે। यानी कि बच्चों का दिमाग जो है वो कोरी स्लेट की तरह है, जो भी आप उसमें डालोगे वो उधर रह जाएगा। तो बचपन में जो भी आपने बच्चे को सिखाया, मान लो कि दादा दादी घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, बच्चा हर दिन वही देखता है कि दादा दादी जो है वो भगवान के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, दूध दिया अगरबत्ती जला, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? वही सीखेगा। वहां जाके बैठेगा, प्रसाद खाएगा, फूलों से खेलेगा, भगवान के दर्शन करेगा। आप कहोगे बेटा दर्शन कर, तो ऐसे वो क्या है, एक रूटीन हो गया, घर में वही हो रहा है तो वही सीखेगा। लेकिन उसकी जगह अगर वहां पर उसके चाचा पिता जो भी है वहां जुआ खेलने बैठ जाते, ताश के पत्ते लेके हर दिन ऐसे करके खेलते रहते हैं उसके सामने, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? वो बच्चा वही सीखेगा, वही पत्तों से खेलना, पहचानना सीखेगा, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये काली का है, ये लाल का है, वही सीखेगा वो, क्योंकि हर दिन उसके सामने वही हो रहा है। तो ये कोरा दिमाग है छोटे बच्चों का, उस पर जो आप छापना चाहो वो छप जाएगा, अगर नहीं छापना चाहोगे तो भी छप जाएगा। जो भी आप कर रहे हो वो देखता है, वो उसके दिमाग में उतर जाता है। तो यही तो है छोटा दिमाग बचपन का। तो लेखक यही कहते हैं कि याद रहने का कारण यही है कि वह वाक्य जो है वो बचपन की भावनाओं को सोच समझ के अनुकूल होगा, इसलिए हमें याद रह गया। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं स्कूल जाता था उस समय स्कूल के रास्ते के दोनों ओर अलियार के पेड़ थे। अब अलियार के पेड़ जो नीम के छोटे छोटे पत्तों की तरह उगते हैं और वैसी ही सेम जो है उसकी स्मेल आती है, सुगंध आती है, कड़वी। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे आज तक भी वो खुशबू जो है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। जैसे कोई जो है वो आपको पसंद आ जाती है तो भी याद रह जाती है, ना पसंद आती है तो भी याद रह जाती है।
जैसे हमारे यहाँ स्कूल में मैंने आपको कहा था ना, रात रानी के पेड़ हैं जो रात में बड़ी खुशबू देते हैं, तो कुदरती मुझे वो स्मेल पसंद नहीं आती। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जो पेट्रोल की सुगंध है ना, पेट्रोल की, वो बड़ी अच्छी लगती है, और कई लोग होते हैं जिनको पेट्रोल की सुगंध जो है उससे सिर दर्द होने लगता है। कई लोग होते हैं उनको परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगती है, कई लोग होते हैं उनको एलर्जी होती है। तो यहाँ पर जो पेड़ थे अलियार के दोनों साइड, तो लेखक कह रहे हैं कि वो बचपन जब हम वो अलियार के पेड़ की सुगंध आती थी, तो आज भी वो मैं आंख बंद करता हूँ तो उस सुगंध को महसूस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि नीम के पत्तों जैसी कड़वी सुगंध जो है वो आज तक मुझे याद है। मान लो आपको नीम का रस किसी ने पिला दिया तो उसका टेस्ट आपको हमेशा याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि कड़वा अनुभव हुआ ना, आपने नीम का रस पिया तो उसका टेस्ट हमेशा याद रहेगा। लेकिन कोई अगर दूसरी फ्लेवर का आपको कोल्ड ड्रिंक्स दिया गया या तो आइसक्रीम खिलाई आपको, तो वो भी याद रहेगी, नहीं भाई ये बड़ी अच्छी आती है इस फ्लेवर की। तो ये सबकी पसंद पे जाता है। आया समझ में? यस सर। तो लेखक कह रहे हैं कि जिन्हें हम डंडिया कहते थे, मतलब अलियार के पेड़ को वो डंडिया कहकर बुलाते थे, उनके पत्तों की सुगंध जो है वो आज भी मैं आंख मूंद कर, मतलब आंख बंद कर उसे महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध की सफेद कलियां भी हुआ करती थी। जानते हो ना इन फूलों को? गुलाब को तो जानते हो, गेंदा जानते हो, पीले कलर का होता है फूल, मैरीगोल्ड। वो आपने फिल्म में गाना सुना होगा, डेली सिक्स में, ससुराल गेंदा फूल, सुना है? गेंदे का फूल पीले रंग का होता है, बराबर ना, पीला ही होता है ना। हाँ, तो जो गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, मोतियों जैसी दूध की सफेद कलियां, जो सफेद रंग के फूल, वो लेखक कहते हैं कि मुझे आज भी याद है स्कूल की क्यारियों में उगाया करते थे। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। चंदू चपरासी, चंदू नाम है, चपरासी मतलब क्या? यहाँ चपरासी लिखा है, असल में चपरासी। हाँ, जो गेट पे ध्यान रखता है, मतलब सिक्योरिटी मैन जो काम करता है उसका, वो चपरासी। तो उनकी नजर से बचकर लेखक और उनके दोस्त जो है ये फूल को तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। लेखक को ये पता नहीं है कि हम वो फूल तो तोड़ लेते थे, उसको सूंघते भी थे, सुगंधी फूल थे अच्छे, लेकिन बाद में उस फूल का क्या करते थे वो लेखक कह रहे कि मुझे याद नहीं है। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते। बकरी के मेमनों की भांति, बकरी के छोटे छोटे बच्चे होते ना, उसकी तरह चढ़ जाते मतलब पत्ते खा जाते। खाया कभी गुलाब का फूल? अच्छा लगता है, उसकी पंखुड़ियां तोड़ तोड़ कर खाते हैं। कड़वा लगता है। हाँ? सर थोड़ा सा कड़वा होता है। मतलब वो जैसा भी आपको टेस्ट लगा हो, बाकी वो अच्छा है, ठंडा भी होता है, लेकिन देसी गुलाब, फिर वो अंग्रेजी गुलाब आते हैं आजकल बिना सुगंध वाले, उसको खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देसी गुलाब है, जो सुगंधीदार है, उसको अगर आप कभी पत्ते उसके ताजे ताजे जो है उसकी पंखुड़ियां, उसको तोड़ के अगर दूध में डाल के उसको ब्लेंडर से क्रश करके पी जाओगे ना, तो भी बढ़िया लगेगा, ओरिजिनल फ्लेवर है। तो फिर आपको वो एसेंस वाला नहीं डालना पड़ेगा। किया कभी ऐसा ट्राई किया? नहीं सर, नहीं, ऐसा ट्राई नहीं किया, गुलकंद खाया।
हाँ, उसमें भी पत्तियां आती है गुलाब की, गुलकंद में, बड़ा अच्छा लगता है। खाया, पसंद आता है गुलकंद? थोड़ा बहुत पसंद आता है। हाँ, वो भी गुलाब के जो पत्ते हैं उसमें से वो बनाया जाता है, बढ़िया मजेदार होता है, मीठे पान के अंदर डालते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें पता नहीं, या तो वो फूल जो है अगर जेब में रह गया तो मम्मी कपड़े धोते समय उसे निकाल कर फेंक देती होगी, या तो हम जो है वो बकरी के मेमनों की तरह हम चर जाते होंगे, मतलब खा जाते होंगे। ये आ गया पूरा पैराग्राफ समझ में? यस सर। यस सर। चलो अब आगे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। यहाँ पर लेखक जो है गुरुदयाल सिंह, वो कहते हैं कि जब हम अगली श्रेणी में दाखिल होते, मतलब अगली कक्षा में जब वो जाते, मान लो कि 6 में पढ़ रहे हैं तो फिर 6 में जाते, 6 में पढ़ रहे हैं तो 7 में, ऐसे जब अगली कक्षा में अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास भी होते, उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई और पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बात आती। कभी सुना नई किताब लेके स्मेल, वो पत्तों की स्मेल आएगी, प्रिंटिंग की स्मेल आएगी। तो लेखक कह रहे हैं कि जब उन किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते हैं। फिर तुरंत हमें डर किस बात का आता? शिक्षकों का, टीचरों का, कि 6 में हम पढ़ते हैं तो 6 में तो ये सर बहुत मारते थे, पीटते थे, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ही डेंजर किस्म के लगते हैं बच्चों को। तो उनको ये भी डर लगता है कहीं 7th में वो फिर से पढ़ाने ना आ जाए। आशा होती है बच्चों को कि और टीचर, नए टीचर आएंगे जो उनसे कोई खतरा ना हो, लेकिन मन में इस बात का भी डर होता है कि कहीं वो 6 में पढ़ाने वाले टीचर फिर 7th में ना आ जाए। तो इस बात का डर भी होता था। तो किताबें जो है उनकी सुगंध जो है, उनकी गंध, यहाँ तो उन्होंने बास लिखा है, मतलब दुर्गंध जो है उनको पसंद नहीं आती थी, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। क्योंकि जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता उनको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती थी। आपको ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हुआ, ऐसी फीलिंग आई कि चलो हम 8 में से 9th में गए तो फिर? हाँ बेटा, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं होता ना, क्योंकि कभी कभार आपको तो ऐसे विचार आते होंगे कि जैसे 8 में से 9th में आए तो आपको ऐसा लगता है कि अगर 9th में भी 8 वाले टीचर पढ़ाए तो अच्छा है, क्योंकि जान पहचान हो जाती है, आपको उनका पढ़ाने का ढंग जो है, उनकी पद्धति जो है वो भी समझ में आ जाती है। तो ज्यादातर ऐसी आशा होती है कि वही टीचर पढ़ाए। इनका उल्टा है, टीचर आपको एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। हाँ, एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर लेखक का बिल्कुल उल्टा है उनके दोस्तों का। वो ये सोच रहे हैं कि कहीं पुराने टीचर ना आ जाए। क्यों? क्योंकि पढ़ना नहीं है, ना कोई काम टाइम टू टाइम करना है, पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर फालतू में मार खाए। वो पहचानते हैं पुराने टीचर की, ये लड़का कैसा, ये लड़की कैसी है, पढ़ने में ठीक है नहीं है, काम करती है नहीं करती है, तो वो तो सीधा नए साल में शुरुआत में ही प्रसाद देना शुरू कर देंगे। इसलिए लेखक और उनके दोस्तों को तो ऐसा लगता था कि कहीं पुराने टीचर जो है वो फिर से नई क्लास में पढ़ाने ना आ जाए। और हमें क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि चलो वही टीचर पढ़ाए तो अच्छा है। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती। 1-1.5 महीना स्कूल की शुरुआत में, मतलब नए साल की शुरुआत में, नए साल की शुरुआत में। क्यों ऐसा इन्होंने क्यों कहा लेखक ने 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती? तो वो नया साल होता है तो ऐसा फीलिंग होता है कि अब पढ़ेंगे, पर नहीं, आप कहने का सर मतलब जो नहीं पहला समझे। समर वेकेशन बराबर, अब आया समझ में आपको, अब आपको समझ में आया। क्योंकि
जब आपका नया साल 1 अप्रैल से शुरू होता है तो आपने पूरा अप्रैल महीना और आधा मई या तो मई महीने के थोड़े दिन आपने पढ़ा, बाद में क्या आ जाएगा, समर वेकेशन। और गवर्नमेंट स्कूलों में तो समर वेकेशन जो है वो 2-2 महीने का होता है, 2-2 महीने। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती, यानी बाद में समर वेकेशन आ जाता। तो पढ़ाई कितनी हुई, 1 या 1.25 महीना, 1.5 महीना की, ज्यादा से ज्यादा। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। लेखक कह रहे हैं कि हमें जो अच्छी तरह से याद है, आज भी हम नहीं भूले, वो है डिफरेंस बिटवीन छुट्टियों के शुरुआत के दिन, छुट्टियों के आखिरी दिन। इन दोनों का फर्क आज तक वो भूल नहीं पाए। क्यों ऐसा, इनको यही दो याद क्यों रह गए? उनको उन्हीं में तो मजा आता था इसलिए। नहीं, ये दोनों अगले दिन और पिछले दिन ही याद क्यों रहे? अगला दिन इसलिए याद आता क्योंकि उसके बाद छुट्टी होती और उसमें आराम ही आराम होता, और है ना छुट्टियां बंद होने से पहले का जो दिन है वो इसलिए याद रह जाता है क्योंकि उसके बाद उनको स्कूल पे जाना होता, विद्यालय पे जाना। बराबर। दूसरा कारण ये है, चलो दूसरा कारण मैं बताता हूँ। दूसरा कारण ये है कि जो वैकेशन होमवर्क मिलता है, जब वैकेशन स्टार्ट होता है, पता है 2 महीने का वैकेशन है, तो शुरुआत में कोई टेंशन ही नहीं है, बड़े से मजे से घूमो, मामा के घर जाओ, मौसी के घर जाओ, बुआ के घर जाओ, घूमो फिरो, मजे करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब वैकेशन खत्म होने आता है, आखिरी दिन शुरू होते हैं वैकेशन के, उस समय टेंशन आने लगती है कि जो वैकेशन होमवर्क मिला था सारे सब्जेक्ट का, वो अब तक तो किया नहीं, अब इतने दिन में पूरा करना है, बाद में तो वैकेशन पूरा हो जाएगा। तो फिर टेंशन वाले दिन शुरू हो जाते हैं, वो पसंद नहीं आते। तो दोनों के अंदर जो फर्क है वो याद रह जाता है। वैकेशन से पहले के दिन, वैकेशन के पहले के दिन और वैकेशन के आखिरी दिन, उन दोनों का फर्क जो है लेखक कह रहे हैं हमें आज तक अच्छी तरह से याद है, और सबको यही याद रहता है। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती, पहले जो 15-20 दिन है वो तो बड़े मजे से खूब खेल कूद हुआ करता। क्यों? क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, वैकेशन है। हर साल ही माँ के साथ ननियाल चले जाते हैं। ननियाल मतलब मामा के घर, नाना के घर। ननियाल किसे कहते हैं? जब आप नाना नानी के घर जाते हो, मामा के घर, वो ननियाल है। तो लेखक कह रहे हैं कि हम जो है माँ के साथ हर साल ननियाल चले जाते, वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती, क्योंकि गांव में जब जाते हैं तो वहां दूध दही मक्खन घी भरपूर मात्रा में होता है, घर पे गाय भैंसे वगैरह होती है। तो लेखक कह रहे हैं कि नानी जो है वो बड़े प्यार से बहुत खिलाती थी, दूध दही मक्खन वगैरह सब मामा के घर। बड़ा मजा आता है, क्योंकि नानी जी जो भांजे हैं वो कभी कभार आते हैं वैकेशन में, तो बड़ा ख्याल रखते हैं। जाते हो ना मामा के घर, के नहीं जाते? तो मोरबी में सर। अच्छा, जिनके मोरबी में ही मामा है उनको तो फिर क्या है कि जब नजदीक होता है, आना जाना रहता है, तो इतना वो नहीं रहता। लेकिन अगर दूर है, गांव में है, और फिर वैकेशन में ही फिर जाने का मौका मिलता है, तो बड़ा मजा आता है। मामा के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, हम होते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं, और खुले आंगन में सोना रात को, और पेड़ों के नीचे खेलना, खाना पीना सब शुद्ध मिलता है गांव के अंदर। बड़ा मजा आता है। तालाब में नहाने जाओ, खेलने जाओ, मिट्टी में खेलो, और सभी जो है आपकी उम्र के बच्चे होते हैं, मामा के मौसी के, सब इकट्ठे होते हैं एक साथ मामा के घर, और मजा आता है। छोटा सा पिछड़ा गांव था। लेखक कह रहे कि मेरे मामा का गांव जो है वो छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। तालाब जो है वो बहुत बड़ा था, गांव छोटा था, लेकिन तालाब जो है वो बहुत बड़ा था।
दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। सुबह से दोपहर तक उसी तालाब में नहाते रहते और नहाने के बाद भूख बहुत लगती है, इसलिए फिर नानी से मांग लेते, जो भी जी में आया, इच्छा हुई कि ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, तो नानी को बता देते, नानी दे देती थी। तो बड़े मजे होते थे। नहाने के बाद भूख भी अच्छी लगती है। पता है ना, स्विमिंग करोगे तो सबसे बेस्ट Yes, एक्सरसाइज है। स्विमिंग जो है वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और कोई एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत नहीं है। साइकिलिंग करोगे सिर्फ आपको पैरों की एक्सरसाइज होगी, दूसरी कोई एक्सरसाइज करोगे तो हाथों की एक्सरसाइज होगी। लेकिन स्विमिंग जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें पूरे शरीर के अवयव जो है वो काम करते हैं। बेस्ट एक्सरसाइज स्विमिंग जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आती है तो स्विमिंग करने, तो भूख भी बहुत लगती है। अगर खाने के बाद भी अगर स्विमिंग करने गए हैं, लोग गांव में यही करते हैं, जब कोई प्रसंग वगैरह होता है और ज्यादा खा लिया और बाद में तालाब वगैरह कुएं वगैरह में नहाने के लिए कूद जाते हैं, ताकि वो जो खाया हुआ है उस पाचन जल्दी हो जाए, और हो भी जाता है, तुरंत भूख भी लगने लगती है। बेस्ट एक्सरसाइज है स्विमिंग। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी, क्योंकि हम तो शहरी लोग हैं, बोलते हैं बड़े व्यवस्थित रूप से, खाते हैं बड़े सिंसियर होके, अच्छी तरह से खाने का ढंग होता है, कम खाते हैं। गांव में जो बच्चे खाते हैं उतना हम नहीं खा जाते। गांव में तो क्या है, बच्चों ने रोटी उठाई, उस पर मक्खन लगाया, उस पर थोड़ी चीनी डाली और ये करके रोल करके हाथ में पकड़ के चलते चलते खाने लगते हैं और कितना सारा खा जाते हैं। तो शहर का बच्चा ये नहीं करता, लेखक जो है ये नहीं करते थे। तो नानी को बड़ा अच्छा लगता था कि चलो भाई भांजे तो अच्छे हैं, नानी बड़ी खुश हो जाती थी। अपने पोतों को हमारी तरफ बोलने और खाने पीने को कहती थी। मतलब जो लेखक के मामा के लड़के हैं उनको दादी, उनकी तो दादी हुई, लेखक की नानी हुई, तो दादी कहती रहती थी उनको कि देखो इस तरह से बोलना चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए। पोतों को सिखाती थी, अपने पोतों को। लेकिन पोते तो गाँव के हैं, वो तो वही उनका देसीपन होता है, वही मजाक मस्ती खेलना कूदना, और भूख भी उनको ज्यादा लगती है क्योंकि पूरे दिन खेल उनके इस तरह के होते हैं। तो मजेदार वातावरण होता है गांव का, भूख अच्छी लगती है तो खाते रहते हैं। लेकिन खाने का ढंग वो शहर के बच्चों की तरह नहीं होता। तो दादी उनको कहती थी कि देखो इनकी तरह आप बोलना सीखो, इनकी तरह खाना सीखो। जिस साल ननियाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। लेखक कहते हैं कि जिस साल वेकेशन में हम नहीं जा पाते मामा के घर ननियाल, तो हम क्या करते, अपने ही गांव में मतलब मंडी में जो है तालाब, उधर हम चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। वो कह रहे हैं कि जब हम तालाब में जाते, कपड़े उतार के नहाने लगते, तो भागते हुए रेतीले टीले पर, मतलब रेत का जो टीला होता है, यानी कि तालाब के आसपास जो है वो तालाब बंधा होता है ताकि पानी वहां से बाहर न निकल जाए, उसके ऊपर चढ़ के वहां से फिर स्लिप खा के नीचे आते हैं, तो ऊपर लेटने लगते। जब गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरफ भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। जो ऊंची जगह है, मान लो कि तालाब के किनारे कोई पेड़ लगे हुए हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे और पेड़ से फिर नीचे तालाब में कूदेंगे। बड़े मजे होते हैं। हमने तो ऐसा बहुत किया है, लेकिन आपके हिस्से में ऐसा मजा आया नहीं होगा, क्योंकि हमारा बचपन तो गाँव में बीता, तो हमने ये बड़े मजे लिए हैं। तालाब में कूदना, पेड़ों के ऊपर चढ़ के वहां से तालाब में जंप लगाना, वो लपसनी बोलते ना, वो ऐसे ही गीले होके फिसलते रहना। तालाब के अंदर जो भैंसें नहाती है उन्हीं के साथ नहाते हैं। तो जब तैरना नहीं आता किसी को तो क्या करते हैं, भैंस की पूंछ पकड़ लेते हैं। भैंस तो तैरती रहती है तो हम भी पीछे तैरना सीख जाएंगे। इस तरह से बहुत मजे लिए हैं। कभी कभार क्या होता है कि जब भैंस की पूंछ पकड़ी और पीछे ऐसे ऐसे पैर हिला के तैरने की कोशिश करते हैं, और उसी समय भैंस जो है वो गोबर कर देती है, तो सीधा आता है अपने ऊपर। तो क्या करना है, फिर से पानी में ऐसे डुबकी लगा देनी है, वो हो जाएगा साफ। लेकिन
उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, फिर भी मजे लेते रहते और ऐसे करते करते तैरना सीख जाते थे। कोई उसका स्विमिंग कोच नहीं होता था सिखाने के लिए, ऐसे ही सीख जाते थे। टाइम ओवर हो गया है, ये पैराग्राफ पूरा कर देता हूँ बराबर, फिर आपको जो होमवर्क है वो दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, पेज नंबर 23 पे ही रखता हूँ, फिर ऐसा ना हो कि फिर याद ना रहे कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं। वैसे भी टाइम हो चुका है, ऊपर 2 मिनट चली गई। पेज नंबर 23 पर जो है हम पहुंचे हैं। अगर होमवर्क में कोई क्वेश्चन अभी आ रहा है तो मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, प्रश्न नंबर 1, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, ये पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो वो आपका होमवर्क है बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 वो आपका होमवर्क। आज जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्लियर सबका? यस सर। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सर। बाय बाय बेटा।